उसको तो वैसे भी एक क्रेज़ी प्रेसिडेंट कहा जाता है ऑलरेडी, ठीक है ना। वो तो ऑलरेडी एक क्रेज़ी प्रेसिडेंट है, बकौल देयर ओन नेशन। बट हम इस वक्त इस स्टेज पे उस पर कमेंट करेंगे अगर कुछ भी, वो उनकी पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बिल्कुल, चाइना कहाँ से इंडिया के बीच में आ गया। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक साइड पे उसने चाइना के साथ टैरिफ वॉर स्टार्ट कर रखी हुई है, दूसरी तरफ उसने इंडिया पे इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए। और अब अभी देखें तो इंडिया करंटली वो रशिया से ऑयल बाय कर रहा है 5% विद मोर डिस्काउंट। यू नो दैट, ठीक है ना। अगर आप कहते ही हैं कमेंट करें ट्रम्प पे, तो मैं कहूँगा कि इस बात को हज़म कर ले, ताकि वो अपना नोबेल पीस प्राइज़ विन कर सके, अपना टाइटल ले सके। ट्रम्प की बहुत सारी बेवकूफ़ियों के बाद फाइनली ट्रम्प कोई अच्छा डिसीजन लेते हुए, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं। और ये जो कह लें कि डिसीजन ये बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस डर की वजह से है क्योंकि चाइना और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बात ट्रम्प को बहुत ज़्यादा चुभती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्रम्प ने अपना एक और ट्रम्प कार्ड फेंका है और इसमें इसने ये बात की है कि इंडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस ट्रम्प कार्ड को जो इस्तेमाल करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो ये है कि सर्गियो गोर एक बहुत बड़े एम्बेसडर हैं, बहुत पावरफुल पर्सन है जो बहुत जल्द इंडिया में भेजे जाने वाले हैं, इंडिया को विजिट करने वाले हैं एज एन एम्बेसडर न्यू दिल्ली के अंदर अपनी जगह को संभालने वाले हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो मार्को रूबियो ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा गया है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो 25 साल ट्रेड के ताल्लुकात थे वो ऐसे ही बरकरार रहें। ट्रम्प का भी ट्वीट नज़र आया है, पर यहाँ पर बात ये नज़र आती है कि इंडिया के साथ साथ जो गोर है वो इस्लामाबाद भी आएंगे, पाकिस्तान को भी विजिट करेंगे, श्रीलंका को भी करेंगे, ढाका को भी करेंगे, नेपाल को भी करेंगे। बट द पॉइंट इज़ दैट कि मे बी जो ट्रम्प चाह रहे हैं वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही बॉक्स में आ जाएं। क्या ऐसा होगा? क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है। ओके, ट्रम्प साहब इस वक्त जिस तरह अभी आपने पूरा एक बैकग्राउंड बताया है कि वो यहाँ पर कोई शायद पीस प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको आप उसी से रिलेट कर लीजिए कि बिकॉज ही इज़ द नॉमिनी ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। ओके, तो वो अपने एक काज के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, उनकी अपनी एक एफ़र्ट है और उस एफ़र्ट में ऑब्वियसली वो आपने देखा होगा बार बार क्लेम कराते हैं, क्लेम लेते हैं, इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि हमने पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान की वार को है मैंने रुकवा दिया। डजंट से दैट अमेरिका हैज़ स्टॉप, वो कहते हैं कि मैंने रुकवा दिया। तो आई कैन सी दिस होल सिनेरियो कि वो अपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए एक मज़ीद जो है ना एक क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, एक मज़ीद बेस बनाना चाह रहे हैं। तो लेट हिम डू इट। ओके, जहाँ तक बात है टैरिफ्स की, वो उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेड में अपने एक अहमियत उजागर करने के लिए, अपना एक खुद को एक बिग शो करने के लिए ना, बिग शो ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने अपनी वो गेम चलाई थी। बट इसमें हमारे लिए इस टाइम अगर ये हम इंटरनेशनली किसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस होता है पाकिस्तान का नाम, तो इट्स अ गुड साइन। लेट देम डू फॉर द पीस। और जहाँ तक हमारी बात है पाकिस्तान और इंडिया की कि क्या ये पीस में कभी जा सकते हैं या नहीं, पीस में जा सकते हैं, एक पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि हम डिवाइड ही ऑलरेडी इसीलिए हुए थे कि हमारी अपनी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तो हम एक पेज पे शायद ना आए। बट अगर कोई पीस की कोशिश कर रहा है तो हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें पॉजिटिव। अगर एक चीज़ और देखी जाए तो ये भी एक बड़ा ब्लंडर ही लग रहा है बिकॉज अगर भारत की बात की जाए तो एमर्जिंग थर्ड बड़ी इकॉनमी हम लोगों को नजर आने वाली है इंडिया। पाकिस्तान की इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, उनके प्रोजेक्ट्स में हमारे प्रोजेक्ट्स में, उनकी पॉलिटिक्स में हमारी पॉलिटिक्स में, उनका वे ऑफ डीलिंग में हमारा वे ऑफ डीलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो हाउ वुड यू से दैट कि चले पीस प्रोजेक्ट चल रहा है तो चलना चाहिए। तो ट्रम्प मेरे ख्याल में अकल से काम नहीं ले रहे हैं। देखें, उसको तो वैसे भी एक क्रेज़ी प्रेसिडेंट कहा जाता है ऑलरेडी, ठीक है ना। वो तो ऑलरेडी एक क्रेज़ी प्रेसिडेंट है, बकौल देयर ओन नेशन। बट हम इस वक्त इस स्टेज पे उस पर कमेंट करेंगे अगर कुछ भी, वो उनकी पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला। ओके, हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर टैरिफ्स कितने लगाए जा रहे हैं। हम तो हमें भी लगा दिए या हमारे ऊपर 19% है और इंडिया पे 29% प्लस
29% एज पर जो मैंने लास्ट न्यूज़ देखी थी। 25 से 50 कर दिए हैं। ओके जो मैंने लास्ट देखी थी, वो ऑब्वियसली आई एम नॉट अपडेटेड। तो अगर आप इसको इस एंगल से देखते हैं तो आप ये समझ लें जो इनकी इकानमी है इंडिया की, हम उसे फ़िलहाल इस वक्त कम्पीट भी नहीं कर सकते। ओके, अब इस चीज़ को अब आप अगर इसमें हो सकता है हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे, अभी जीते भी हैं अगर हम कोई जंगी वार जीतते हैं। बट अगर आप इकोनॉमी वॉर तो खत्म हो गई ना, वॉर क्यों बीच में आती है? वो तो खत्म हो गई ना, उसमें जो होना था हो गया है। नाउ देयर इज अ फ्यूचर। आप फ्यूचर हेड की बात करें कि आगे क्या करना है। क्या हम एक जंग की बेस पर कहेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो गई है, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हैं, खाने को मिल रहा है, हमारे अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं? दैट इज नॉट द थिंग इज दैट कि वॉर के बाद आप कितने स्टेबलाइज नजर आए हैं। अच्छा, इसमें यह है कि अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने ये कहा कि जिस तरह अभी हम क्लेम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जंग जीते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। इसमें जो हमारी अफवाज ने कारकर्दगी दिखाई है, दैट्स अनबिलीवेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। बट हम इंडिया से एट दिस पॉइंट इकोनॉमिकल वार नहीं विन कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है ना। तो हम उससे इकोनॉमी वार क्यों नहीं विन कर सकते? क्योंकि हमारे अपने मुल्क में इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है, यू नो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नो, ज़ीरो, नील। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की मतलब पावर स्टेबिलिटी नील आपके सामने है। कितने ज़्यादा हमारे टैरिफ ज़्यादा हैं हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास रिज़र्व नहीं है, ये एक अलग पॉइंट है। उसके बाद अगर आप इंपोर्ट कर भी लेते हैं, जितनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, तो रॉ मटेरियल एंड जो मशीनरी कास्ट है वो हमारे प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट में जब जाती है तो बहुत महंगी होके जाती है, ठीक है। इसलिए हमें किसी भी किस्म की इकोनॉमिकल वार की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। एक तो होती है हमारे पास मिलिट्री वार, दूसरी इकोनॉमी वार। अभी हमें अपने नेबर्स के साथ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें इकोनॉमिकली भी एक हम आगे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हम अंदरूनी मामलात को सीधे कर लें, उसके बाद हम बैरूनी जो भी हमारे पॉलिटिकल जोग्राफिकल नेबर्स हैं उनके साथ भी मामलात अच्छे बनाएं ताकि हम ग्रो कर सकें, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। जो इतना ज़्यादा बजट उनका भी, हमारा भी और सबका जो हमारी जो है ना एक जंगों में ज़ाया हो जाता है और उसके नुकसानात होते हैं, बजाय हम वहाँ लगाएं वो सारे पैसे और वो सारी सोच ताकत वो सारी हम अपने यूथ पे लगाएं, बच्चों पे लगाएं, ठीक है ना, ताकि ये एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके हमारी कौम को। बात आपकी बिल्कुल सही है, बट द मेजर क्वेश्चन इज़ दैट कि हम ट्रम्प की बात कीजिए तो ट्रम्प अपनी साउथ ईस्ट एशिया में एक दादागिरी दिखाता है, अभी भी वही नज़र आ रही है। अपना एम्बेसडर इंडिया में भेज दिया, वो इस्लामाबाद भी आएगा, वो श्रीलंका भी जाएगा, वो ढाका भी जाएगा। फिर सेंट्रल एशिया की बात करें, काजाकिस्तान को भी वो डील करेगा। तो व्हाट इज़ हैपनिंग? ये उसकी इजादारी तो नहीं है साउथ ईस्ट एशिया, फिर यहाँ पर आकर उसका काम करना बनता नहीं है। देखिए जी, उर्दू में हम कहते नहीं हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंग्लिश में हम कहते हैं माइट इज़ राइट, ठीक है ना। आप जितना भी कह लें कि हम कौन होते हैं उनको उनकी पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाले, लेकिन होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, हमारे यहाँ होती हैं उनकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट। ओके, ये अब रियलिटी है। हम जितनी भी आज़ादी का नारा लगा लें, जो भी कर लें, हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जिस वेस्ट को आप कुछ भी कह देते हैं, वो बैठे बैठे आपकी गवर्नमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं, आपकी पॉलिसीज़ भी चेंज करा सकते हैं। आई डोंट नो कि आप ये प्ले करना चाहेंगे कि नहीं, सारा चलेगा, बट आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है कि आप कह रही हैं ना कि वो साउथ एशिया का दादा बना फिरता है, वो हमारे इस खित्ते में अगर सबसे बड़ी कोई इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर है वो है चाइना। हाँ, चाइना के ऊपर ये सवाल करूँगी कि ट्रम्प को और ज़्यादा आग इस बात की लग रही है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, चाइना और इंडिया आपस में एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब टैरिफ्स लगे हैं तो चाइना ने इंडिया का पूरा साथ दिया है और उनके अभी कह लेंगे डिप्लोमेट जो के थे वो इंडिया को विजिट करके गए हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं चाइना एसओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ट्रम्प के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि चाइना कहाँ से अचानक इंडिया के बीच में आ गया। बिल्कुल, चाइना कहाँ से इंडिया के बीच में आ गया। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक साइड पे उसने चाइना के साथ टैरिफ वार स्टार्ट कर रखी हुई है, दूसरी तरफ उसने इंडिया पे इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए। और अब अभी देखें तो इंडिया करंटली वो रशिया से ऑयल बाय कर रहा है 5% विद मोर डिस्काउंट, यू नो दैट, ठीक है ना। तो अब ये बात उनको हज़म नहीं होनी चाह रही। अगर आप कहते ही हैं कमेंट करें ट्रम्प पे, तो मैं कहूँगा कि इस बात को हज़म कर ले ताकि वो अपना नोबेल पीस प्राइज़ विन कर सके, अपना टाइटल ले सके।
और इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लें। अगर के इंडिया और नहीं इंडिया और चाइना अगर आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर मिल के चलना चाहते हैं, तो ट्रम्प साहब को इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ट्रम्प साहब को मज़ीद इसी तरह वो कहने को ही सही, बट वो कह रहे हैं कि गज़ा को दोबारा हम आबाद करते हैं, कहने को ही सही, मतलब ये उनकी बातें हैं कि हम पीस की तरफ लेके जाते हैं, हम नेतन्याहू को भी रोकते हैं, हम इनको भी बिठाते हैं, दूसरों को ईरान को भी आपके सामने उन्होंने डायलॉग पे जाने की बात की। उन्होंने कहा बार बार कि मैं अगर चाहता तो इनके प्रेसिडेंट को या करवा सकता था, बट आई स्टॉप देम, ठीक है ना। तो अगर वो अमन की बात करना चाह रहे हैं तो उन्हें वहाँ पे भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। जितना वो पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे दुनिया में, उतना ज़्यादा पॉजिटिव इमेज बना के जाएंगे। गवर्नमेंट नेवर स्टेज लॉन्ग, यू नो, बड़े मुख्तसर अरसे के लिए पहले भी प्रेसिडेंट बने थे, फिर चले गए, फिर बन गए, अगर फिर चले जाएंगे कम से कम नाम ही बना जाएं, यही कहना चाहेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर सवाल आता है अफ्रीका का भी आपने हाल देखा है। उनके जो नए वो आए हैं, उन्होंने तो अच्छा खासा अमेरिका को वहाँ से भी भगाया है कि भैया आप निकलो, डायमंड हमारे हैं, जो भी चीज़ यहाँ से निकलेगी वो सारा का सारा हम डील करेंगे, अब अमेरिका बीच में नहीं आ सकता है। तो क्या साउथ ईस्ट एशिया आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, एवरीवन, ताकि यहाँ पर भी पता चले कि भाई हमें किसी अमेरिकन एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट की ज़रूरत है ही नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं अपने खित्ते के लिए। देखिए, अब जो आप बात कर रही है ना, वो बड़ी गहरी बातें हैं, ठीक है। वो खुदी की बातें हैं, वो इकबाल की बातें हैं कि हमारे अंदर वो खुदी हो कि हम अपने जो है ना अपनी शख्सियत को, अपनी कौमियत को पहचान सकें। यहाँ पे भी हमारी एक सियासी शख्सियत थे, जानते हैं आप खान साहब को, ठीक है, वो भी खुदी का बड़ा नाम लिया करते थे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है ना कौमी गैरत समझ लें, वो शायद एक जुर्म है। हम आज तक अपने खुद के फ़ैसले ले ही नहीं पा रहे। जिस तरह के अभी आप वो अफ्रीका की बात कर रही थी आप, मेरे ख्याल में इब्राहिम है वो जो प्रेसिडेंट हैं, और वो मिलिट्री से भी हैं, राइट। उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है, उन्होंने स्टैंड लेने के बाद सारे डिसीजन उन्होंने अपने हैंड में लिए फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन नेशन। और अमेरिका ने ट्रम्प ने इनको उड़ाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। और यहाँ पर प्रिजाइड सी बात है, आपने बात की माइट इज़ राइट, तो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रम्प इज़ माइट इज़ राइट। सुननी है तो सुनो, नहीं सुननी तो रास्ते से हट जाओ। यहाँ पर आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस तरह हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं है, अगर हम अपना फ़ैसला खुद लेने के काबिल हो जाएं तो हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत ज़रूर हैं कि कम से कम अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना लें। हम अपने रेकोटेक के जो ज़खायर हैं वो अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए उनका मुनाफा वहाँ खर्च कर सकें। बट हम जब आपके सामने ये है कि वो कौन डिसीजन ले रहे हैं और उनके जो बेनिफिट्स हैं वो वी डोंट इवन नो कि वो जा कहाँ रहे हैं। इवन कि आपके मे बी आपके जो मिनिस्टर लेवल के भी लोग हैं शायद उनको भी नहीं मालूम होता कि ये प्रोजेक्ट कहाँ है, इससे कितना टनेज में हमारी जो है एक्सट्रैक्शन हो रही है किसी भी कीमती ज़खायर की, मादनियात की, और ये एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। ये तो हम आम छोड़ें, हमारी जो खवास हैं यानी कि MNAs वगैरह, उनको भी नहीं मालूम। तो यस, माइट इज़ राइट अगेन, ठीक है। जब उन पे भी उनकी चल रही है तो हमें मजबूरन एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। या तो हम वो गैरतमंद कौम बन जाए, अल्लाह करे हम में वो खुद ही जागे इकबाल वाली कोई जज्बा जैसे ईरानी कौम ने दिखाया, तुर्की की कौम ने दिखाया, एक पुरअमन तरीके से हम अपने हक़ के लिए अगर सारे उठ खड़े हों, ठीक है ना, फिर शायद ये कौम अपने फ़ैसले खुद ले सके। लास्ट सवाल करेंगे और बात इसी पर ख़त्म करेंगे कि इंडिया क्या करेगा। इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा कि जो एम्बेसडर इधर आ रहा है वो इस्लामाबाद भी शिफ्टिंग करे थोड़ी सी अपनी, ठीक है, और एज अ मीडिएटर काम कर ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और ये सारा कुछ। तो आई थिंक सो कि इंडिया स्टैंड लेने वाला है कोई। देखिए, ये कोई उसकी अपनी टीम के प्लेयर तो है नहीं जो वो रोक लेगा कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, ठीक है ना। ये तो अमेरिकन एम्बेसडर है, उसने अमेरिका के अपने जो भी उसका इदारा है वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी है और वहाँ से ही मूव करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया रोक पाएगा, ठीक है ना। अगर वो रोकेगा तो अपना इंटरनेशनल इमेज मज़ीद ख़राब करेगा, क्योंकि यू नो ये जो एम्बेसडर टाइप लोग होते हैं, ये फॉरेन अफेयर्स वाली जो फील्ड है जो भी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिंक्स होते हैं और इनको दुनिया जानती होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अपना नाम मज़ीद ख़राब करना चाहेगा, वो पहले ही बहुत बदनाम हो चुका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि ज़ाहिर सी बात है उनके एक ग्रेट ग्रैंड एम्बेसडर बहुत जल्द कह लें कि न्यू दिल्ली के अंदर अपनी जो कुर्सी है वो संभालने वाले हैं।
और स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और स्पेशली अगर दूसरी नेपाल वगैरह की बात की जाए, काज़ाकिस्तान या साउथ ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशियन अफेयर्स की बात की जाए तो हैंडल करते हुए दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।